अगर तुम एक ट्रेडर हो तो एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारे फोन पे एक लीक्ड मैसेज आता है किसी बड़े फंड हाउस के अंदर से, और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि इथेरियम को 1746 से लेकर 1765 के जोन में आने दो, वहां पे हम उसको बाय करेंगे। अब बताओ, उस लाइन को पढ़ने के बाद क्या तुम्हें कोई और कंफर्मेशन चाहिए, किसी न्यूज का, किसी की टिप चाहिए, कोई इंडिकेटर चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तुम बस सिंपली वहां पे उस जोन में अपने ऑर्डर प्लेस करोगे और आराम से प्रॉफिट बनने का वेट करोगे। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूं, ऐसा मैसेज तुम्हारे पास हर रोज आता है, बस वो फोन पे नहीं आता, चार्ट पे आता है, और दिखता भी सबको है, बट सिर्फ सबको पढ़ना नहीं आता। जैसे तुम देख सकते हो, ये जो जोन तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये था आज का वो मैसेज जिसने जब ये कैंडल बनी तभी बता दिया था कि वापस से प्राइस जब इस जोन में आएगा तो यहां से हमें बाइंग का अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब ये जो जोन होता है, ये जो गैप होता है, ये हमें स्पॉट कैसे होता है उसके पीछे की पहले साइकोलॉजी समझो। यहां पे ये जो आपको बड़ी सी कैंडल देखने को मिल रही है, ये बड़ी कैंडल बनती कब है? जब किसी बड़ी पार्टी ने यहां पे बहुत हैवी क्वांटिटी में बाइंग करी हो। और जनरली होता क्या है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी पूरी क्वांटिटी एक बार में फुलफिल नहीं हो पाती है। इसको ऐसे समझो कि 10,000 क्वांटिटी में किसी को माल परचेज करना था, पर यहां पे लेट से 5,000 क्वांटिटी में ही कोई सेल करने वाला था, तो आधी क्वांटिटी तो उसने बाय कर ली। अब रिमेनिंग आधी क्वांटिटी के ऑर्डर्स यहां पे रह जाते हैं। तो वापस से जब प्राइस इस जोन में आता है तो यहां से हमें फिर से बाइंग का रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्वांटिटी बड़े ऑपरेटर की रह गई थी, इंस्टीट्यूशन की रह गई थी, वो यहां पे आके वापस से एग्जीक्यूट होती है। और यूजुअली होता क्या है, ये बड़ी कैंडल बनती ही इस वजह से है क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो एक प्राइस लेवल के आसपास बाय नहीं करते, वो एक जोन के अंदर बाय करते हैं। अब उस जोन में भी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे उन्होंने कुछ ऑर्डर्स लगाए, कुछ ऑर्डर्स यहां पे लगाए, कुछ यहां पे लगाए, कुछ यहां पे लगाए और कुछ यहां पे लगाए। ये सारे ऑर्डर्स फुलफिल करते करते भी प्राइस क्या है, ऊपर शूट अप हो गया। उस वजह से ही ये बड़ी सी कैंडल बनी। बट ये बड़ी सी कैंडल बनने के बाद भी उनकी कुछ क्वांटिटी रह जाती है, इसलिए जब प्राइस वापस से इस जोन में मिलता है तो फिर से वो बाइंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े मूव होते हैं, ये एक तरह से फुटप्रिंट्स होते हैं ऑपरेटर के, इंस्टीट्यूशन के, कि यहां पे कोई बड़ा पैसा लगता हुआ नजर आया। अब जो कुछ नाम मैं आपको बताने वाला हूं गैप्स के, इनमें से कोई ना कोई गैप आपको हमेशा स्पॉट होगा वहां पे जहां पे ऑपरेटर का फुटप्रिंट होता है। जैसे एफ हो सकता है या तो, या फिर इम्बैलेंस, या वॉल्यूम इम्बैलेंस, या फिर बीपीआर मिल सकता है, या फिर ओपनिंग गैप मिल सकता है, या फिर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मिल सकता है। इनमें से कोई भी अगर आपको स्पॉट होता है तो वहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे आपको ये स्पॉट होंगे, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो सब अभी आपको डिटेल में मैं इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूं। और जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट में फेयर वैल्यू गैप का नाम जरूर सुना होगा, बट आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फेयर वैल्यू गैप में ट्रैप होते हैं, क्योंकि हर फेयर वैल्यू गैप को हमें ट्रेड नहीं करना होता। इसमें से कुछ नकली होते हैं और कुछ असली होते हैं। नकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रिटेलर्स वहां पे फंस जाएं, और असली की पहचान क्या होती है उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको अभी देने वाला हूं इस वीडियो के एंड होते होते। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा, आप हर गैप पे ट्रेड लेके ट्रैप नहीं होंगे। अब सबसे ज्यादा जो फुटप्रिंट्स आपको चार्ट पे देखने को मिलेंगे ऑपरेटर की तरफ से, वो रहते हैं फेयर वैल्यू गैप, शॉर्ट फॉर्म उनकी रहती है एफवीजी। इसको आपको स्पॉट कैसे करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट कैंडल पकड़नी है। जब भी प्राइस बाइंग साइड पे चढ़ता हुआ जा रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, वहां पे फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट आप मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट आप मार्क करेंगे। सेकेंड कैंडल को आपको इग्नोर कर देना है। फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट, थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट। अब जब आप इस तरह से यहां पे लाइन मार्क कर दिए, मान लो मैं आपको एक बार लाइन यहां पे मार्क करके दिखाता हूं। एक लाइन आपने थर्ड कैंडल के लोअर पॉइंट पे लगाई और एक लाइन आपने फर्स्ट कैंडल के हायर पॉइंट पे लगाई। अब इस बीच में आपको क्या है, प्राइस वाइज एक गैप देखने को मिल रहा है यहां पे। ये हमारा गैप बनता है फेयर वैल्यू गैप। इसका हम यहां पे नाम दे देंगे फेयर वैल्यू गैप। अब कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जैसे, इसको हम थोड़ा सा यहां पे हटाते हैं ड्राइंग्स को, थर्ड कैंडल का जो लो है वो काफी नीचे तक है, इस तरह से यहाँ पे आपको लो देखने को मिल रहा है, पर फिर भी आपने थर्ड कैंडल का लो मार्क किया तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, छोटा सा यहाँ पे गैप है, बट स्टिल यहाँ पे गैप है। तो भी आपको इसको मार्क करते हुए चलना है, ये भी आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा। गैप चाहे इतना बड़ा हो आपका, या गैप चाहे इतना सा हो आपका छोटा सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वली पावरफुल रहते हैं। यहां से भी प्राइस टैप करके, बड़े गैप से भी प्राइस टैप करके उतना ही रिएक्शन दिखा सकता है जितना इस छोटे से गैप से प्राइस टैप करके।
और अब इसको आपको काम में कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले सिर्फ आप स्पॉट करना और मार्क करना सीख लो। अब यहाँ पे आगे देखो एग्जाम्पल में, मान लो ये जो आपका फर्स्ट कैंडल बनता और ये आपका सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल बनता। तो यहाँ पे कोई आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट दोनों मीट हो चुके हैं। प्राइस वापस से वहां तक आ चुका है, तो यहाँ पे बीच में कोई भी गैप नहीं है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे ये अगर इस तरह से होता, हल्का सा भी ऐसे ऊपर होता यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इस तरह से मिल जाता। यहाँ पे आप जब इसको मार्क करते तो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलता। सिमिलरली डाउन साइड पे भी ऐसे होता है। जब बेयरिश स्ट्रक्चर बना होता है, डाउन ट्रेंड बना होता है, तो वहां पे मार्क आपको कैसे करना है? फर्स्ट कैंडल आपकी ये रहेगी, सेकंड कैंडल को आपको इग्नोर करना है और थर्ड कैंडल का आपको हायर पॉइंट लेना है। फर्स्ट कैंडल का लेंगे हम लोअर पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। के बाद सेकंड कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड कैंडल कहीं भी जाती रहे। थर्ड कैंडल का हमें हायर पॉइंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन साइड पे है। जो कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस करी, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई। अब इस बीच में क्या आपको कोई गैप देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है। तो इसको हम नाम देंगे यहाँ पे ऐसे मार्क करके फेयर वैल्यू गैप। अब वहीं पे आगे आप देखोगे यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और इसमें फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई दोनों मीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी गैप नहीं है। वहीं पे ये ऐसे होता, फर्स्ट कैंडल का लो या तो थोड़ा सा ऊपर होता, तो यहाँ पे एक गैप हमारा इस तरह से बन जाता। तब हम इसको यहाँ पे मार्क करके नाम दे सकते थे फेयर वैल्यू गैप। तो होपफुली आपको मार्क करना आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अब इस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं वो ध्यान से समझना। पहली बात, यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है बुलिश स्ट्रक्चर में, इसका नाम हम देंगे फेयर वैल्यू गैप। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया है, प्राइस यहाँ से ऐसे चलता हुआ जा रहा है, यहाँ से ऊपर निकल गया प्राइस, उसके बाद क्या है, प्राइस वापस से जब इस पे यहाँ पे टैप करेगा, यहाँ से बुलिश साइन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी आप यहाँ पे एंट्री प्लान करना चालू करेंगे। वैसे तो आपको जो पता है, मैंने आपको बता रखा है कि एक कंप्लीट कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, जहां पे कंप्लीट एसएमसी में आपको सिखाऊंगा, आईसीटी में आपको सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। एसएमसी आईसीटी के साथ साथ इमोशंस मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, जो सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, 7 साल का एक्सपीरियंस, वो मैं आपको देने वाला हूं। ये सारी चीजें आपको एक कोर्स के तहत मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। उसमें हम काफी सारे एंट्री मॉड्यूल्स और एंट्री सेटअप और एंट्री स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। आप में से काफी लोगों के फर्स्ट वाले वीडियो में कमेंट आए थे। ऑलरेडी कोर्स का फर्स्ट वाला वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया था। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा था। स्ट्रक्चर मैपिंग हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन का बना हुआ है। मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मार्केट साइडवेज है। स्ट्रक्चर मैपिंग के तहत हमें पता चलता है। और साथ में कब हमारा ट्रेंड जो है स्विच हो सकता है, रिवर्स कर सकता है, वहां पे भी हमें सीखने को मिलता है स्ट्रक्चर मैपिंग में। फर्स्ट वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग पे कोर्स का ऑलरेडी आ चुका था, आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसको कर लेना, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ट्रेडिंग में। ये फेयर वैल्यू गैप होता है ऑपरेटर फुटप्रिंट, पर ये जो डायरेक्शन बना हुआ है कि बुलिश साइड का आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है या बेरिश साइड का आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है, ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की हेल्प से पता चलेगा। यहाँ पे आपके लिए मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप करता करता आ रहा था, वापस से प्राइस जब इस पर टैप करेगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग का रिएक्शन प्लान करते हुए चलना है। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम सेलिंग करेंगे, हल्का सा गैप के ऊपर मार्जिन छोड़ के, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हमें वहां पे ट्रेड प्लान करनी है शॉर्ट साइड की। और डाउन साइड पे हम एटलीस्ट 1:2 1:3 प्लान करते हुए चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट। ये तो एक बेसिक सी एंट्री मैंने आपको बताई, कैसे करके हम फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारी एडवांस एंट्रीज मैं आपको सिखाने वाला हूं एसएमसी आईसीटी कंसेप्ट के बेसिस पे, और उसमें भी प्रो टिप आपको देने वाला हूं साथ के साथ कि कैसे आपकी ट्रैपिंग कम से कम हो सकती है। अब फेयर वैल्यू गैप का एक एडवांस पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको आपने फर्स्ट कैंडल मार्क किया, इसको आपने सेकंड कैंडल माना और इसको आपने थर्ड कैंडल माना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप हमें देखने को मिल रहा है इस तरीके से। अब ये क्या हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा या फिर नहीं? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसके पीछे का रीजन ध्यान से समझना। ये जो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल है, इसके अंदर में ये हमें छोटी कैंडल देखने को मिल रही है, यानी बेसिकली एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। तो कभी भी आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिए या फिर आईसीटी कंसेप्ट के लिए इनसाइड कैंडल को वैल्यू नहीं देनी है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है।
वैसे तो जो हमारा ये कोर्स चल रहा है इसके फर्स्ट वीडियो में जो स्ट्रक्चर मैपिंग हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको ये पॉइंट सिखा दिया था कि कोई भी कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे, कोई भी लॉजिक जो हम डिस्कस करेंगे, इनसाइड कैंडल पे वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे इसको किस तरह से देखना होगा कि जैसे ये हमारी पूरी एक कैंडल है, उसके बाद ये हमारी सेकेंड कैंडल है और ये हमारी थर्ड कैंडल है। इनसाइड कैंडल को बिल्कुल भी आपको देखना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है। तो अब क्या यहाँ पे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप स्पॉट हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट ये दोनों क्रॉस हो चुके हैं, मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप देखने को नहीं मिल रहा है। पर वहीं पे अगर ये इस तरीके से होता, जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से होता, तो यहाँ पे एक हमारा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप होता इस तरीके से। तो यहाँ पे मार्क करते और इसको नाम हम फेयर वैल्यू गैप दे सकते थे। अब एक केस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स होगी। वहाँ पे भी आपको सारी भले ही 4-5 इनसाइड कैंडल इसके बीच में बन जाए, उसको आपको इग्नोर कर देना है। एकदम लास्ट कैंडल आपकी जो फर्स्ट कैंडल बनेगी, उसके बाद सेकंड कैंडल जो यहाँ पे इसके ऊपर है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड हमारी कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट आपको चेक करना है, क्या बीच में कोई प्राइस में गैप है। यहाँ पे प्राइस में कोई भी गैप नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं हमें देखने को मिल रहा है। पर वहीं पे अगर ये इस तरीके से होता, जैसे मान लो ये थोड़ा-सा कैंडल की विक ऊपर होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम एक इस तरह से फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हुए चलते। तो हम यहाँ पे नाम दे देते फेयर वैल्यू गैप। अब जब आपने एक बार फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना सीख लिया, तो नेक्स्ट आपके दिमाग में डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, या आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जब एक बुलिश मूव चलता हुआ जा रहा है, तो एक बुलिश मूव में कई सारे फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिल सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी देखने को मिल सकते हैं एक ही बुलिश मूव में। क्योंकि ये बनते कैसे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का लो, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। उसके बाद वापस से देखो, अगले यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे मीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल इग्नोर, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। तो ऐसे करते करते कभी कभी क्या है, आपको 7-8 भी देखने को मिल सकते हैं अलग अलग साइज के। कोई आपको बड़ा देखने को मिलेगा, कोई छोटा देखने को मिलेगा। ऐसे ही डाउन साइड पे जब हम गिरते हुए आ रहे हैं, तो कोई आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, कोई आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात को ध्यान रखो कि उसका साइज क्या है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों इक्वली पावरफुल हैं। और दूसरी बात, अब मान लो जैसे आपको 5-6 मिल जाते हैं फेयर वैल्यू गैप एक ही लेग में, तो आप यहां से सेलिंग प्लान करोगे, आप यहां से सेलिंग प्लान करोगे, या आप यहां से सेलिंग प्लान करोगे? ये काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। सिमिलरली बाइंग आप यहां से प्लान करोगे, या फिर बाइंग आप यहां से प्लान करोगे, या फिर बाइंग आप यहां से प्लान करोगे? ये काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, या इसमें लोग ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। तो आपको बस एक रूल ध्यान रखना है कि सबसे पहला वाला फेयर वैल्यू गैप जहां तक प्राइस जा चुका है, उसके बाद जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप पड़ेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो, और एक सबसे लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे इंपॉर्टेंट है। बीच में भले यहाँ पे 10-15 और फेयर वैल्यू गैप रहे, उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है, वहां पे हमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करनी है। उनको हमें क्लियर कट इग्नोर करते हुए चलना है। सिमिलरली जब हम गिरते हुए जा रहे हैं डाउन साइड पे, तो जो सबसे पहला वाला फेयर वैल्यू गैप रहेगा, भले ही इतना सा छोटा सा रहे वहां पे, पर अगर फेयर वैल्यू गैप है, तो सबसे पहला वाला फेयर वैल्यू गैप काम का है, या तो मार्केट वहीं से रिएक्शन दिखा के फॉल करता है, या फिर एकदम लास्ट वाले तक आता है, वहां से रिएक्शन दिखा के फॉल करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो चेकआउट किया है, वो यहां पे काम आने वाला है कि स्ट्रक्चर मैपिंग और फेयर वैल्यू गैप को हमें साथ में इनलाइन कैसे करना है। कोर्स का फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे स्ट्रक्चर मैपिंग शेयर किया था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप करना सिखाया था। अब मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह से हम अप साइड पे चलते हुए जा रहे हैं, ये अप साइड पे चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक मान लो ऐसे हाई लगाया, नीचे आए, ऊपर गए, और यहाँ पे आके हमने क्या किया था, ये इस तरह से एक इंड्यूसमेंट किया था। यहाँ पे हमने इंड्यूसमेंट किया था। क्या होता है इंड्यूसमेंट वगैरह, अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। ये हमारा यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है जब हम इंटरनल जो स्विंग लगाते हुए चल रहे हैं, उसमें इंटरनल स्विंग में जो फर्स्ट स्विंग होता है, उसको जब हम टेक डाउन करते हैं अप साइड के स्ट्रक्चर में, इस तरह से मान लो हम अप साइड पे चलते हुए जा रहे हैं, तो अप साइड के स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट ऐसे स्विंग लगा, हाई के बाद जो फर्स्ट स्विंग लगा होता है, ये लगा हुआ है, इसको जब हम टेक डाउन करते हैं, तो वो हमारा एक इंड्यूसमेंट होता है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में मल्टीपल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल चार्ट्स वगैरह पे आप पिछले वाले वीडियो में चेकआउट कर लेना, और उसी में आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर हमारा बुलिश बना हुआ है, अप साइड का बना हुआ है, या बेयरिश साइड का बना हुआ है। तो उसी अकॉर्डिंग आप फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हुए चलेंगे। अब जब एक बार इस तरह से हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, अब एक बार इंड्यूसमेंट होने के बाद, जो इंड्यूसमेंट होने के बाद आपको बुलिश साइड में जो नीचे के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, नीचे का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेंगे, यही आपको काम में लेते हुए चलना है इस तरीके से।
और इसमें भी कौन से आपका काम का रहेगा, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहला वाला इंड्यूसमेंट होने के बाद सबसे पहला वाला, या फिर इंड्यूसमेंट होने के बाद सबसे आखिरी वाला। इंड्यूसमेंट यहाँ पे हमारा कंफर्म हुआ, उसके बाद जो सबसे पहला रहेगा या तो यहाँ पे आपको काम करना है या फिर एकदम लास्ट वाले पे आपको काम करते हुए चलना है। अब इसी तरह से मान लो जब हम गिरते हुए आ रहे हैं, तो गिरते हुए चार्ट में आप कैसे करोगे, मान लो हम इस तरह से टॉप से गिरना चालू किए, ऐसे ऐसे कुछ हम प्राइस यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऐसे गिरता हुआ आ रहा होगा। ऐसे करते करते क्या है, जो इसमें लास्ट स्विंग थी वो हमने मान लो इस तरह से टेक डाउन कर ली, तो ये हमारा उस टाइम पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। लास्ट स्विंग के जैसे हाई के ऊपर हम गए, भले कैंडल क्लोज करे या ना करे, हल्का सा विक भी जाए तो भी हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे इंड्यूसमेंट का, आईडीएम। अब एक बार इंड्यूसमेंट होने के बाद, जो इंड्यूसमेंट्स होने के बाद वहां पे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपको अब यहाँ पे सेलिंग के स्ट्रक्चर में क्या है, वापस से सेलिंग प्लान करनी है। तो या तो फर्स्ट वाले से आप सेलिंग प्लान करोगे, सेकंड वाले को आप इग्नोर कर दोगे, या फिर एकदम लास्ट वाले से आप तरह से सेलिंग प्लान करते हुए चलोगे। तो ये दो एरिया पे आपको सेलिंग प्लान करते हुए चलना है। बीच वाले का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको आपको इग्नोर करते हुए चलना है। भले ही कभी कभी आपको बीच में हो सकता है 4-5 भी स्पॉट हो जाए, देखने को मिल जाए, तो भी आपको उसको इग्नोर करते हुए चलना है। तो ये दोनों में आपको एग्जांपल देखने को मिल गए हैं। अप साइड के स्ट्रक्चर में इस तरह से इंड्यूसमेंट कंफर्म होने के बाद या तो फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला, इस तरीके से आपको काम करते हुए चलना है। या तो इस वाले पे इंड्यूसमेंट होने के बाद, या तो इस वाले पे आप काम करोगे फर्स्ट वाले को, सेकंड या बीच में जितने भी होंगे 3-4 उनको सबको आपको इग्नोर करते हुए चलना है, या फिर लास्ट वाले पे आपको काम करते हुए चलना है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग सोलाना के चार्ट पे आ चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट पे पहले डिस्कशन करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है और एकदम रीसेंट चार्ट है, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। अभी आज डेट है 29 जुलाई की। यहाँ पे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बेयरिश साइड का बना हुआ है। अब बेयरिश स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, सबसे पहली स्विंग टेक डाउन होने का वेट करोगे, जिसको हम एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे फर्स्ट स्विंग जो हमारी एज अ इंड्यूसमेंट यहाँ पे कंफर्म हुई, उसके बाद या तो सबसे पहला वाला फेयर वैल्यू गैप या फिर सबसे आखिरी वाला फेयर वैल्यू गैप, वहां से प्राइस हमेशा रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आता है। अब ये मार्क कैसे किए हैं फेयर वैल्यू गैप, सबसे पहले वो ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो वाला फेयर वैल्यू गैप है नीचे छोटा वाला, इसको देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्यों मार्क किया है ये, जबकि लास्ट कैंडल तो ये थी। यहाँ पे लोअर पॉइंट ये होना चाहिए था, इस तरह से मैं आपके लिए बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये होना चाहिए था। और यहाँ पे ये थर्ड कैंडल का हायर पॉइंट, इस तरह से गैप मार्क होना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे कुछ करके। अब आप मुझे खुद बताओ, मैंने अभी अभी आपको समझाया था थोड़ा सा कि ये इस तरह से मार्क क्यों नहीं किया गया, और ये जो मैंने मार्क कर रखा है एक्चुअल में वही क्यों मार्क हुआ। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम ये वाला लोअर पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोअर पॉइंट एक इनसाइड कैंडल का है, हमें ये वाला लोअर पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इस तरह से हमारा ये गैप बनेगा। क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं पीछे, ये जो कैंडल है ये एक इनसाइड कैंडल है, प्रीवियस वाली कैंडल के अंदर पूरा ये कवर अप है। तो इनसाइड कैंडल को हमें कुछ भी वैल्यू नहीं देनी है, तो इस तरह से हमारा ये फेयर वैल्यू गैप मार्क होगा। अब इंड्यूसमेंट लेके क्या है, प्राइस सीधा इंड्यूसमेंट लेते लेते ही उसके ऊपर क्रॉस कर दिया। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो वैसे ही हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्राइस सीधा इस पे टैप करके रिएक्शन दिखाने की जगह सीधा ही क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद हमें ऊपर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब हम ये वाली कैंडल का लोअर पॉइंट लेते हैं और उसके बाद थर्ड कैंडल का हमें हायर पॉइंट चाहिए था ये वाला, बट फिर वापस से वही बात है कि थर्ड कैंडल जो है वो एक इनसाइड कैंडल है, तो उसका भी हम हायर पॉइंट नहीं ले सकते, हमें अगली कैंडल का हायर पॉइंट लेना होगा। तो ऐसे करके इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में ये हमारा पूरा एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अब जब प्राइस इस पे आएगा तो आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हुए चलोगे। कैसे देखोगे, भले ही आप यहाँ पे भी एंट्री करते एकदम जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फेयर वैल्यू गैप, और थोड़ा सा इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखते, तो आराम से आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये कितना 1:5 1:6 के आसपास आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। अब ये तो होती है हमारी एकदम डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री के बेसिस पे भी आप देखेंगे तो कितने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको हम और भी ज़्यादा प्योर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। आगे चल के काफ़ी सारे एडवांस एंट्री मॉड्यूल्स मैं आपको शेयर करूंगा इसी कोर्स में। तो आप कोर्स को देखते रहें, बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना डेप्थ में जाते हुए। एक बार को लोग आपको एसएमसी, आईसीटी वगैरह तो फिर भी सिखा देंगे यूट्यूब पे, पर एक-एक पॉइंट की साइकोलॉजी, आपके दिमाग में जो डाउट्स आ सकते हैं, आप जहाँ पे फँस सकते हो, वो सब आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मेरा जो 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं आपको अगले 5 से 6 महीने में देने वाला हूँ। तो आप उसको जल्द से जल्द ग्रैब भी कर पाएँगे एक्सपीरियंस को, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मार्केट को भी आपको फीस देके, लॉस करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही एडवांस हो सकते हैं।
और रिफाइंड एंट्रीज जो होती हैं, ये तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो गई। रिफाइंड एंट्रीज जो होती हैं, जिनको हम और फिल्टर करते हैं और प्योर करते हैं, उससे खासियत क्या होती है कि एक तो इतना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस नहीं बनता। दूसरी बात क्या है, जैसे हम यहाँ पे मान लो फेयर वैल्यू गैप पे एंटर किए, अब आप मान लो यहाँ पे एंटर कर गए। थोड़ा-सा आपको प्रॉफिट दिखा, 1:1 वगैरह दिखा, उसके बाद बहुत देर तक ये साइडवेज़ रहा। फिर ऊपर चला गया, थोड़ा आपको लॉस वगैरह दिखाया, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर वापस से रिएक्शन दिखाता हुआ नज़र आया। तो हमारा टाइम भी बचता है रिफाइंड एंट्री से, यहाँ पे हमें एंट्री वगैरह प्लान नहीं करनी पड़ती है। स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा हो जाता है, तो बेटर हम हो जाते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो रिफाइंड एंट्रीज़ के लिए काफ़ी सारे एंट्री मॉड्यूल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आपको ऑपरेटर फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जहाँ से वापस से ऑपरेटर जो है एक्टिव हो सकते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उन एग्जांपल्स को भी ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट केस स्टडी पकड़ेंगे, जहाँ पे लोग और फँसते हुए नज़र आते हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अपने आप को बेटर करना है। और जैसा कि ये है हमारा प्राइवेट क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप, जहाँ पे लाइव मार्केट में अपना माइंडसेट, अपने ट्रेड्स वगैरह सारे आपको मैं शेयर करता रहता हूँ। इवन लर्निंग्स और एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो इसका भी आप पार्ट बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस, बिना कोई फीस के। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे आप इसका फ्री में पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी सारे प्रोसीजर को फुलफिल कर लिया है, बट स्टिल अभी तक आपको वीआईपी ग्रुप का इनवाइट नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे आना है ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे, जहाँ पे 14,400 के आसपास आपको फैमिली मेंबर्स मिल जाते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है वीआईपी ग्रुप फ्री में ज्वाइन करने का। ये 2 स्टेप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना है, इस लिंक के थ्रू जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा। सेकंड, आपको वहाँ पे एक्टिवली ट्रेड करते रहना है एक बार अकाउंट ओपन हो जाने के बाद। ये जब आप कंप्लीट कर लिए हैं वैलिड तरीके से, तो अगर आपको फिर भी इनवाइट नहीं गया है, यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम हैंडल मैंने टैग करके दे रखा है @contact टू साइड ट्रेडर्स करके। इस पे आपको जाना है और अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करने हैं यूजर आईडी वगैरह के, तो आपको 1 से 2 दिन में इनवाइट मिल जाएगा वीआईपी ग्रुप का। ये जो ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, तो आप इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग एक डिफरेंट केस को स्टडी करते हैं। बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है आपके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम बुलिश एग्जांपल देखने वाले हैं, बुलिश स्ट्रक्चर का। और साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से क्या-क्या गलतियां होती हैं फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते टाइम या उस पर ट्रेड लेते टाइम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, आपको स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे बुलिश साइड पे चलता हुआ जा रहा है। अब जब इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे-ऐसे करते हुए हम चल रहे हैं, ये पूरा एक स्विंग है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा मूव हुआ है ना, ये पूरा एक स्विंग है। क्यों है, ध्यान से देखना। यहाँ से लेकर ये पूरा एक मूव है, बीच में कहीं कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, स्विंग नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, भले ही पर ये एक इनसाइड कैंडल है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इनसाइड कैंडल की कोई वैल्यू नहीं होती। स्विंग, लास्ट स्विंग क्या है ये? जब हम इसके यहाँ पे वापस से आए, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट कंफर्म होते ही मैंने क्या कहा, उसके बाद आपको फेयर वैल्यू देखना चालू करना है। यहाँ पे जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ, उसके पीछे लास्ट फेयर वैल्यू गैप हमारा कहाँ था, जो मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है, वही हमारा फेयर वैल्यू गैप था। क्यों बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखो, मैं आपको ज़ूम करके पीछे का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पे कहीं कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको मिल सकता था, बट ध्यान से समझना, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ पे वापस से एक इनसाइड कैंडल बन गई। यहाँ पे अगर हम मार्क करते तो भी कैसे करते, वो फेयर वैल्यू गैप पहले ही मीट हो चुका है। ध्यान से देखना, आपको पूरा अच्छे से ज़ूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं है, कि यही गलती आप करोगे, मुझे पता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक पहले आपके लिए हायर पॉइंट कौन-सा रहेगा, ये वाला। तो हम कलर देते हैं ब्लू और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। के पीछे उसके आगे वाली कैंडल का हमने हाई क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि वो एक इनसाइड कैंडल है, जो आपको ये वाली कैंडल देखने को मिली। अब लोअर पॉइंट आप क्या मार्क करोगे? लोअर पॉइंट आपको ये वाला मार्क करना। बड़ी सी कैंडल निकली ना, का लोअर पॉइंट आपको लो मार्क करना पड़ेगा। क्यों? रीज़न समझो। क्योंकि भले ही हम इस वाले का मार्क करते हैं पहले, अब कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लैक कर देते हैं। इस वाले का मार्क करते हैं, पर ये खुद भी एक इनसाइड कैंडल। आपको समझ में आ रहा है? ये जो रेड कलर की छोटी-सी हैमर कैंडल टाइप आपको दिख रही है, ये खुद भी एक इनसाइड कैंडल है। कभी हम लो मार्क नहीं कर सकते। इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पे मार्क होता। यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस पे क्या हुआ, आगे चल के जैसे आपने देखा, यहीं पे ये टैप हो गया। फेयर वैल्यू गैप अगर मार्क करते हैं इस तरह से, यहीं पे प्राइस इस पे क्या है, टैप कर दिया। यहीं पे ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो हम नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे, अब लोग पता है ट्रैप कैसे होते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो लोग आगे ऐसे एक्सटेंड करके बैठ जाएँगे, क्योंकि वो इनसाइड कैंडल वगैरह सबको इग्नोर करके वो किस तरह से मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप, इस तरीके से, यहाँ पे। ऐसे वो मार्क करके यहाँ पे बैठ जाएँगे।
जबकि आप ध्यान से देखोगे ऐसे भी अगर आप मार्क करते हो तो भी प्राइस यहाँ पे टैप हो चुका है। अब इसको अगर आप आगे ऐसे मार्क करके बैठ जाओगे तो फिर आप फँसने वाले हो। क्यों? कि यहाँ पे देखो, प्राइस हल्का-सा इसके नीचे भी गया, लोगों को लगेगा फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन दिखा रहा है, वो लोग यहाँ पे बाय करने घुसेंगे, सबके प्राइस ने स्टॉप लॉस खाए और प्राइस एक्चुअल में रिएक्शन कहाँ से दिखाता हुआ नज़र आया? जो हमारा यहाँ पे मार्क किया हुआ फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट हमें लेना है, जो कि हमने ले लिया परफेक्टली और ये कोई इनसाइड कैंडल नहीं है। दूसरी कैंडल को हमें इग्नोर कर देना है, तीसरी कैंडल का लोअर पॉइंट हमें लेना है, तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना, तो मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है। अब सही फेयर वैल्यू गैप मार्क करने की पावर आप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप था। डॉट प्राइस इस पे टैप किया, यहाँ पे आप अगर बाइंग करते, तो आप यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव यहाँ से होता हुआ नज़र आया। अब एक लास्ट फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा आप देखेंगे मैंने आपसे क्या कहा, अगर स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे चलता हुआ जा रहा है तो उसमें एक इंड्यूसमेंट होने का वेट करना है। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्विंग टेक डाउन होता है, इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट कंफर्म होते ही ये जो पीछे का पूरा प्राइस है इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना चालू कर देना है और सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाला हमारे काम का रहता है। अब जब हम पीछे यहाँ पे चेक करना चालू करते हैं, गैप को तो हमें इग्नोर कर देना है, गैप में यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप वगैरह नहीं है। इसके बाद क्या है, हम पीछे देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे फेयर वैल्यू गैप जो है मीट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना था। उसके बाद क्या है, प्राइस हाथों हाथ यहीं पे इस पे टैप कर दिया और नहीं तो यहाँ पे टैप करके चला गया। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद पीछे आएँगे तो यहाँ पे एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिलेगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है आपको आँखों से स्पॉट नहीं होंगे फेयर वैल्यू गैप, पर यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है आपके लिए ध्यान से देखना। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस है। ये फेयर वैल्यू गैप हमारा सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है। या तो प्राइस इस पे टैप करेगा या फिर अगर इसको ब्रीच कर देता है तो लास्ट वाले से रिएक्शन दिखाता हुआ नज़र आता है। के बाद जो बीच के हैं वो हमारे वैसे ही किसी काम के नहीं है तो उसको हम चेकआउट नहीं करेंगे। तो या तो जैसे प्राइस टैप कर गया है तो वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वहाँ के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्राइस फुलफिल कर चुका है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे था, यहाँ से प्राइस जो है ऑर्डर्स वगैरह ऑलरेडी लेके जा चुका है। अब जैसे आपने देखा इस तरह से छोटा-सा भी आपको देखने को मिल सकता है, पर प्राइस क्या है सीधा इसको ब्रीच कर दिया, इसके नीचे आ गया। तो फर्स्ट वाले से प्राइस ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। और एक प्रो टिप आपको और शेयर कर देता हूँ, मोस्टली जहाँ पे जैसे इस तरह की बड़ी कैंडल्स होती है ना, ऐसे बड़ी कैंडल, फास्ट मोमेंटम कैंडल होती है, वहाँ के फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं एज़ कंपेयर टू यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे दिखने को तो लग रहा है फेयर वैल्यू गैप, तो पर हमें रूल्स के अकॉर्डिंग मार्क भी करना पड़ेगा। पर एक एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ पे इस तरह की कैंडल्स मिले आपको, वहाँ के फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं और बाकी कम काम करते हैं, बहुत रेयर चांसेस उनके रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लास्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या है, आपको एक बड़ी-सी कैंडल स्पॉट हो रही है। फर्स्ट कैंडल का हाई, उसके बाद सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का लो। ये हमने जब पूरा यहाँ पे मार्क किया ऐसे, तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल भी है। तो जो हमें क्या शो कर रही है कि कोई ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री लेता हुआ नज़र आया। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में साइकोलॉजी समझाई थी, किस बेसिस पे ये फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। कोई ऑपरेटर एंट्री लिया, उसके ऑर्डर्स मिस हो गए और प्राइस सीधा ऊपर निकल गया। अब जो कुछ उसके ऑर्डर्स रह गए हैं, वापस से जब प्राइस इस ज़ोन में आएगा, जैसे आप देखेंगे प्राइस इस ज़ोन में आया, यहाँ से आते ही, पहले ही इंस्टेंटली आते ही प्राइस यहाँ से अच्छा रिएक्शन दिखाया, फिर बार-बार इस ज़ोन में यहाँ पे आके एक्यूमुलेट किया और ऑर्डर्स वगैरह फुलफिल हुए और फिर यहाँ पे एंड में आप देखेंगे तो शूट अप करता हुआ नज़र आया। अब ऐसे में क्या है, आप मान लो यहाँ पे अगर लॉन्ग की एंट्री प्लान करते हैं, जैसे कोई भी सेटअप आपको दिखा, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा, उसके बाद आराम से 1:2, 1:3 वगैरह आप कैप्चर कर सकते हैं, यहीं पे आपका हो गया। और लंबा अगर आप ट्रेल करते-करते ऐसे होल्ड करेंगे तो 1:5, 6 तक भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये स्टॉक मार्केट का एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, कोर्स में मज़ा आ रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट करके एप्रिशिएट करते हुए चलें। अब हम आगे कुछ और गैप्स को, एडवांस गैप्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि हम लोग नेक्स्ट गैप के बारे में समझते हैं जिसका नाम है IFVG। अभी हमने फेयर वैल्यू गैप समझा, ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। जहां पे जैसे आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप स्पॉट हो रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। मैं एक बार आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारा ये फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क करना सीखा था। पर होता क्या है, अगर जैसे मान लो ये आपने फेयर वैल्यू गैप ऐसे मार्क करके आप बैठे हुए हैं, आगे प्राइस आता है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसको क्रॉस करता हुआ नीचे चला जाता है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या करेंगे, आप इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे और इसका नाम आप दे देंगे IFVG। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इस तरीके से। यानी बेसिकली जो नॉर्मल आपका फेयर वैल्यू गैप था, जब वो आपका फेल हो जाएगा तो आप उसको IFVG नाम दे देंगे और दोबारा से आप वेट करेंगे इस पे प्राइस के टैप होने का। जब ये जो ज़ोन है आपका, जो गैप आप मार्क करके बैठे हैं, इसके 50% के आसपास प्राइस आता है और वापस से वहाँ से रिएक्शन दिखाना चालू करता है, तब आप वहाँ पे सेलिंग का एंट्री इस तरह से प्लान करते हुए चल सकते हैं।
अब सिमिलरली हम दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है सेलिंग में चलता हुआ आ रहा था, तो फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को हम इग्नोर करेंगे और थर्ड कैंडल का हाई। इस तरह से यहाँ पे आपको मान लो एक फेयर वैल्यू गैप स्पॉट हो रहा है, जिसको आप मार्क करते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एज। और आप यहाँ पे मार्क करने के बाद आराम से वेट कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन मिलेगा मेरे को, और मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। यानी आप क्या प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा, इस पर टैप करेगा, तो मैं यहाँ से सेलिंग का प्लान करूंगा। पर प्राइस क्या करता है, यहाँ से कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाता, ऊपर जाता है, थोड़ा सा होल्ड करता है और ब्रेकआउट वगैरह करना चालू कर देता है, या कभी कभी डायरेक्ट भी ब्रेकआउट करना चालू कर देता है। तो क्या ये ऐसे में हमारा फेयर वैल्यू गैप खराब हो गया है? नहीं। हम क्या करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, और इसको नाम दे देते हैं IFVG। का नाम है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब हम आगे किस चीज का वेट करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा चुके हैं, यहां से हम वापस से नीचे आए और इस पर टैप करके जब प्राइस रिएक्शन दिखाएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब प्राइस इसके 50% तक आना चाहिए एटलीस्ट, वहां से अगर रिएक्शन दिखाएगा तो ही हमारे वो अच्छे से काम का रहता है। जो पूरा जोन है आपका, मान लो जैसे इतना बड़ा आपका, मान लो ऐसे फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, तो उसके एटलीस्ट 50% तक आए प्राइस, नीचे ऐसे 50% तक आए, और उसके 50% या उससे ज्यादा भी चला जाए तो चलेगा, पर एटलीस्ट 50% के आसपास से अगर रिएक्शन दिखाता है, तो वहां से हम अपनी एंट्री वगैरह प्लान करना चालू करते हैं इस तरीके से। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट गैप हमारा होता है उसका नाम है BPR, जिसका फुल फॉर्म रहता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसमें क्या होता है, प्राइस अप साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है, वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको स्पॉट हुआ, प्राइस अगेन वापस से नीचे आ गया और उसके सामने एक और फेयर वैल्यू गैप आपको स्पॉट हुआ सेलिंग साइड का। यानी पहले हम जैसे ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल इग्नोर और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर गैप था तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया। हम वापस से वेट कर रहे थे, पर प्राइस ने क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पे इसको ब्रीच कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रीच करा तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया होगा। इसमें सेलिंग साइड पे जब हम आ रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना। अब इन दोनों फेयर वैल्यू गैप का जो कॉमन एरिया होता है, जो मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, कॉमन एरिया कौन सा है, ये आपको यहाँ पे दोनों फेयर वैल्यू गैप का कॉमन एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे पावरफुल गैप होता है, ये कभी कभी आपको स्पॉट होगा। बीपीआर ऐसा है, बहुत कम आपको चार्ट्स पे स्पॉट होगा, और जब भी आपको ये स्पॉट होगा तो यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया है, जो पिंक कलर से मैंने मार्क किया, इस वाले गैप का और इस वाले गैप का, जो दोनों का एक कॉमन एरिया था, इसमें जब प्राइस आपको मिलेगा तो यहाँ से आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। 1:10, 1:20, 1:40 तक के भी ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि एक तो पहली बात, जैसे यहाँ पे बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट वाला बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, सेकंड वाला भी बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, उन दोनों को फिल्टर करके इसने क्या किया, प्राइस को छोटा कर दिया। तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। जैसे प्राइस मान लो अभी वापस से इस पर टैप करेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से सेलिंग का प्लान करते हुए चलेंगे। तो जो दोनों फेयर वैल्यू गैप का कॉमन एरिया होता है, उसको हम बीपीआर कहते हैं। यहाँ से मान लो आप ऐसे सेलिंग प्लान करेंगे, वापस से के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, और काफी बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से हमें कैप्चर करने को मिलते हैं। तो ये तो एक तरह की डायरेक्ट एंट्री हो गई। काफी सारी एडवांस फिल्टर एंट्रीज में आपको आने वाले वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। तो अब IFVG और बीपीआर में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि IFVG तो वही फेयर वैल्यू गैप है, उसको हम आगे एक्सटेंड कर दिए, तो वहां से हम 50% जोन के आसपास से अपोजिट साइड का प्लान करते हुए चल रहे हैं। या जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में सेम यही स्ट्रक्चर ये से आगे है यहाँ पे बीपीआर में। पर यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम बाइंग में जा रहे थे, एक फेयर वैल्यू गैप था हमारा, फेल हो गया, उसी को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के सामने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो हमने उसी फेयर वैल्यू गैप को एक्सटेंड कर दिया, और वहां पे क्या है, हम अपोजिट साइड का प्लान करते हुए चल रहे हैं। सिमिलरली बीपीआर में भी हम यहाँ पे अब अपोजिट साइड का सेलिंग प्लान करते हुए चल रहे हैं बीपीआर से। बट यहाँ पे क्या हुआ है, आमने सामने दो फेयर वैल्यू गैप बन चुके हैं बीपीआर में, क्योंकि अपोजिट साइड का जो मूव हुआ वो भी फास्ट मोमेंटम कैंडल से होता हुआ नजर आया, बड़ी कैंडल से होता हुआ नजर आया, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस मेन यही है कि यहाँ पे मूव ऐसे हुआ कि प्राइस, जैसे मान लो एक बार मैं आपको अलग पेन के कलर से बताता हूँ, यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा ऐसा जिगजैग जिगजैग किया, फिर नीचे गया। यहाँ पे आमने सामने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो पुराने फेयर वैल्यू गैप को ही हमें एक्सटेंड करके IFVG कंसिडर करना है। पर जब आमने सामने दो फेयर वैल्यू गैप हो जाएं, तो उसमें हमें एक कॉमन एरिया मार्क करना है, जिसको आप ऐसे बीपीआर यहाँ पे टर्म दे सकते हैं। का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे बीपीआर। ये आपका बीपीआर बन जाता है। इसको जैसे आप चाहें तो अलग कलर से भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, इस तरह से। अब ये बीपीआर पे जब भी प्राइस टैप करेगा तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों का फिल्टर वर्जन है। इस फेयर वैल्यू गैप का भी फिल्टर वर्जन है, इस फेयर वैल्यू गैप का भी फिल्टर वर्जन है। अब नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहे होंगे दोनों, कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, यानी फेयर वैल्यू गैप उल्टा हो गया, इन्वर्टेड मान लो या इन्वर्जन एक ही बात है। यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा है। इसमें बैलेंस्ड प्राइस रेंज है,
यानी दोनों साइड पे एक छोटी सी ऐसी रेंज है जिसको बैलेंस किया हुआ है दोनों साइड के फेयर वैल्यू गैप ने, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ऐसे नाम से आपको समझ में आ रहा है। अब इस पे जब प्राइस यहाँ पे टैप करेगा वापस से ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करते हुए इस तरह से चलेंगे। अब जो नेक्स्ट गैप हमारा होने वाला है इसका नाम है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये भी एक ऑपरेटर फुटप्रिंट होता है। कैसे आपको स्पॉट होगा, सेलिंग साइड के स्ट्रक्चर में आपको कैसे स्पॉट होगा, सेलिंग में चलता हुआ जा रहा है मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी, दोनों की बॉडी आपस में नहीं मिल रही होगी, तो यहाँ पे बीच में एक गैप आपको इस तरह से स्पॉट होगा। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे। तो बॉडी टू बॉडी के बीच में जो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है, विक टू विक तो यहाँ पे गैप नहीं है, पर बॉडी टू बॉडी आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, तो इस गैप को हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। और ये बहुत ही पावरफुल रहता है ये भी। और ये जनरली क्या होगा, आपको बहुत छोटा छोटा इस तरह से भी हो सकता है, कभी इतना सा आपको देखने को मिले अगर बॉडी पूरा नीचे तक आ रही है, पर छोटा सा भी यहाँ पे गैप है, इस तरीके से हो सकता है, बहुत छोटा सा आपको देखने को मिले। छोटा सा भी हो सकता है, पर ये बहुत पावरफुल रहता है। जैसे ही प्राइस वापस से इस पर टैप करेगा, यहाँ से आपको सेलिंग का प्लान करते हुए चलना है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा और नीचे चला जाए, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस छूट गया, वापस से प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से आपको सेलिंग का प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जनरली ये आपको बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अप साइड पे भी ऐसे ही होता है। अप साइड पे प्राइस चलता हुआ जा रहा था, तो इतना तेजी से प्राइस निकला कि यहाँ पे बॉडी टू बॉडी में एक गैप रह गया। भले ही विक टू विक तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, पर बॉडी टू बॉडी में एक गैप है कैंडल के, तो यहाँ पे इसको हम मार्क करते हैं एज अ वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे आपको इस तरह से इसको मार्क करना है। वापस से प्राइस जब इस पर टैप करेगा, आप यहाँ से अगेन बाइंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि इतनी तेजी से यहाँ पे बाइंग हुई है कि प्राइस यहाँ पे बॉडी टू बॉडी मीट नहीं हो पाया। यानी बॉडी मतलब क्या होता है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे मीट नहीं हो पाया। तो इस तेजी से प्राइस निकला है, मतलब किसी ना किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे काम किया है, ऑपरेटर ने एंट्री प्लान करी है। तो हम इस वीडियो के थ्रू क्या समझ रहे हैं, ऑपरेटर फुटप्रिंट। यहाँ से आप वापस से बाइंग का प्लान करते हुए चलेंगे, सिमिलरली यहाँ से आप वापस से सेलिंग का प्लान करते हुए चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे गैप होते हैं जिसको हम ऑपरेटर फुटप्रिंट्स कहते हैं, वो होते हैं ओपनिंग गैप, या जिसका दूसरा नाम है गैप इम्बैलेंस। ये आपको मोस्टली स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसको वैक्यूम इम्बैलेंस या वैक्यूम गैप भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विक से विक में भी कोई मेल मिलाप नहीं होता। बॉडी टू बॉडी में तो यहाँ पे नहीं था, जैसे आपने देखा पिछला वाला कि बॉडी से बॉडी में जब हमारे गैप था, तो उसको हमने कहा वॉल्यूम इम्बैलेंस। वहां पे विक तो मिल रही थी, बट यहाँ पे विक भी नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट सीधा ही ओपनिंग ऐसी देता है, या तो सीधा गैप डाउन या फिर गैप अप। और ये चीज़ आपने स्टॉक मार्केट में बहुत बार ऑब्जर्व करी होगी। तो इसको हमें कैसे ट्रीट करना होता है पहले वो समझ लो। क्योंकि मार्केट क्या है, जैसे यहाँ से नीचे जाता जा रहा है, वापस से जब ऊपर आएगा, एक बार पहले हम ये गैप को मार्क करते हैं। जैसे आपको विक से विक तक में भी एक गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको विक से विक तक में भी एक गैप देखने को मिल रहा है, यानी आपस में कोई कैंडल में कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी जीरो कनेक्शन है। तो ऐसे में क्या है, अभी जैसे प्राइस यहाँ पे मान लो नीचे जाता हुआ जा रहा था, तो ये वापस से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, भले ही कितना ही नीचे चला जाए वापस से अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे इम्बैलेंस को फिल करने आएगा, और फिर यहाँ से हो सकता है कभी छोटा मोटा रिएक्शन मिले या कभी बड़ा रिएक्शन मिले, कुछ ना कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे फुलफिल होंगे, और वापस से आपको कुछ यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा रिएक्शन का। सिमिलरली मार्केट जब ऐसे चढ़ता हुआ जा रहा है, अप साइड पे मूव देता हुआ जा रहा है, गैप छूट गया बीच में, मार्केट सीधा गैप अप खुल गया, उसके बाद हो सकता है और दूर निकल जाए, पर अगेन वापस कभी ना कभी लौटेगा इसके आसपास, और यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वैसे तो आप सबको पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में आप सब जानते हैं। वहां पे हम इसी चीज से परेशान रहते हैं कि वहां पे ओपनिंग हमारी गैप अप गैप डाउन हो जाती है। तो ये होती क्यों है, क्योंकि वहां पे कुछ घंटे के लिए मार्केट हमारा बंद रहता है। इवन जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, जहां पे भी मार्केट कुछ घंटे के लिए बंद रहता है, तो मोस्टली वहां पे आपको ये गैप स्पॉट होंगे। पर वहीं पे जैसे क्रिप्टो मार्केट हो गया, जो 24x7 चलते हैं, तो वहां पे ओपनिंग होने के चांसेस ही नहीं है कोई, कि मार्केट बंद ही नहीं होता। तो वहाँ पे आपको ये रेयरली देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, पर कभी-कभी बहुत रेयरली आपको दिखेंगे। मोस्टली आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते ही रहते हैं आए दिन। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये बात जैसे आपको पता है कि अगर प्राइस सीधा गैप डाउन खुल रहा है बड़ा-सा, या गैप अप खुल रहा है, तो वो किसी रिटेलर का काम नहीं है या किसी वीक हैंड का काम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कौन करता हुआ नज़र आता है, ऑपरेटर, स्मार्ट मनी, जिसके पास बड़ा पैसा है। अचानक से सडनली सप्लाई जनरेट हो गई, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, सप्लाई जनरेट हो गई, तो मार्केट सीधा आपको गैप डाउन दे देता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई, सीधा डिमांड जनरेट हो गई, तो मार्केट सीधा आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है। तो ये कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटर करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, ऑपरेटर फुटप्रिंट सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको ये गैप भी समझना जरूरी है। अब जैसा कि जो भी गैप्स मैंने आपको शेयर किए, उनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको मैं शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपके माइंड में डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिटकॉइन का चार्ट देखने को मिल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और दो फेयर वैल्यू गैप आपको आमने सामने देखने को मिल रहे हैं।
अब जब भी दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने होते हैं तो आपको क्या करना है, इसका कॉमन पार्ट, जो भी दोनों का कॉमन पार्ट है उसको इस तरह से मार्क कर लेना है और इसको आपको क्या नाम दे देना है, बीपीआर। ये आपका बीपीआर बन जाता है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। जैसे ही प्राइस वापस से इस पे टैप करेगा, यहाँ पे इस पे टैप करेगा, 50% के आसपास आपको कहीं भी मिलता है, वापस से रिएक्शन दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये दो फेयर वैल्यू गैप से मिलके बनता है और बहुत रेयर आपको स्पॉट होगा, और जब भी स्पॉट होगा तब आपको बहुत अच्छे से पावरफुल मूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बस आपको जस्ट टैप करते ही इस पे एंट्री प्लान करनी है, वही इसकी डायरेक्ट एंट्री होती है। जैसे मैं आगे का चार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही प्राइस ने इस पे टैप किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल इस पे आई, टैप किया। तो मैं एक बार स्लो करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इंस्टेंटली रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कैंडल आई के बाद जैसे इस पे टैप किया, बहुत ही अच्छा हमें फॉल कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिला, वन वे मूव होता हुआ नजर आया। तो इस तरह से आप यहाँ पे मूव एंजॉय कर सकते हैं बीपीआर के बेसिस पे। अब थोड़ा सा आगे का चार्ट हम प्ले करके देखते हैं और कुछ एग्जांपल अगर दिखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये कोई पुराने चार्ट्स में आपके सामने शेयर नहीं कर रहा, ये आप नीचे डेट चेकआउट कर सकते हैं। 29 जुलाई का ही बिटकॉइन का चार्ट है, एकदम रीसेंट। आज डेट है 30 जुलाई की, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 जुलाई का दिन है, एक दिन पहले का ये चार्ट है, और यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे वापस से आप यहाँ पे देखोगे, आपको क्या हुआ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिला तरीके से। जब आपने फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का हाई आपने मार्क किया, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिला। इसके सामने वापस से आपको यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप मिला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, अप साइड पे जा रहा था। दोनों अपोजिट साइड के फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए, एक जैसे यहाँ पे बेरिश साइड का, एक यहाँ पे बुलिश साइड का। अब इन दोनों का जो बीच का कॉमन एरिया है, जो कॉमन ग्राउंड है, वो आपको मार्क कर लेना है, और आप आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे उसको। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली वहीं से प्राइस रिएक्ट करके सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करके, और वहीं से बहुत अच्छा एक रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आया। अब जैसा कि यहाँ पे एक डिफरेंट केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इस तरह से देखने को मिल रहा था, इसको हम नाम देंगे फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का हाई आपस में मीट नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। इसको जब आपने आगे ऐसे एक्सटेंड किया, तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस छोटा मोटा रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आया, पर इंस्टेंटली क्या किया, इसको फेल कर दिया, फेल करके ऊपर चला गया। अब जब आप इसको आगे इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो आप देखेंगे वापस से प्राइस जब उस पर टैप किया, तो वहीं से एक अच्छा रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आया। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया इस तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया था, दोनों कैंडल अगर आप इस तरह से चेकआउट करेंगे, तो दोनों कैंडल यहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं, इनलाइन हो रही हैं। यहाँ पे हमारा बीपीआर वाला एरिया भी था। तो इस तरह से कभी कभी आपको सेम जोन में ही दो तीन चीजें भी मिल सकती हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंट केस दिखाया है। और एकदम रीसेंट चार्ट है यहाँ पे 30 जुलाई का, इस तरीके से। जैसा आप देखेंगे यहाँ से प्राइस टैप किया, उसके बाद काफी अच्छा रिएक्शन देता हुआ नजर आया। अब जैसा कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आ चुके हैं कि वॉल्यूम इंबैलेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये दोनों कैंडल की बॉडी आपस में मीट नहीं हो रही। जहां पे एक आप देखेंगे विक टू विक तो मीट हो रही है, पर बॉडी टू बॉडी मीट नहीं हो रही दोनों कैंडल। अब जब इस गैप को आप ऐसे आगे एक्सटेंड करके रखेंगे, जब भी प्राइस इस पे आने वाले टाइम में टैप करेगा, तो आपको यहां से एक बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम आगे का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, डॉट जैसी प्राइस इस पे टैप करेगा, तब आपको यहाँ पे काम करते हुए चलना है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने इस पे टैप किया और बहुत ही जबरदस्त बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ यहाँ पे प्राइस मूव करता हुआ नजर आया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि गैप्स की क्या पावर होती है, या ऑपरेटर फुटप्रिंट्स की क्या पावर होती है। यहाँ पे दोनों के बीच में बॉडी में आपस में मेल मिलाप नहीं हो रहा था, पर विक टू विक आपस में प्राइस में मेल था। यहाँ पे इसको आगे हमने एक्सटेंड किया, जैसे ही प्राइस इस पर टैप किया, कोई भी बुलिश साइन मिलता है, रिएक्शन दिखता है, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है, और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ मूव है। तो ये जो आपको गैप्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, इन पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री भी लेते हो, वो भी एक प्रॉपर सेटअप बनने के बाद, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ पे टैप होती है आपने एंटर कर लिया इस तरह से, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर यहाँ पे हैमर कैंडल वगैरह बनी, इनसाइड कैंडल बनी, उसके ब्रेकआउट के साथ भी अगर आप एंटर लेते हो ऐसे इस तरीके से, तो भी आप देख सकते हैं वन वे किस तरह से यहाँ पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, 5-10 मिनट में यहाँ पे आपको 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। ये तो डायरेक्ट एंट्री है। और अभी आगे इस कोर्स में चल के मैं आपको काफी सारी एडवांस एंट्रीज शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी एंट्री और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। अब जैसा कि ये जो वॉल्यूम इंबैलेंस का एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूं, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना पावरफुल ये गैप रहता है। वन वे इसने 1:4.5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड दिया बैक टू बैक कैंडल्स के साथ, उसके बाद छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट दिया, 50% तक भी रिट्रेस नहीं किया। उसके आगे का चार्ट आप देखो कितना बड़ा ये मूव यहाँ पे करता हुआ नजर आया।
अगर आप इस तरह के मूव कैप्चर कर लेते हो, एक बार भी आपके अकाउंट में इस तरह के मूव आ जाते हैं, ये टोटल आप देखो कहां तक जाता हुआ नजर आया, 1:17 तक। रिस्क रिवॉर्ड आप यहां पे चेकआउट करो 1:17 तक। इस तरह के मूव्स भी आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं अगर आप सही से ऑपरेटर फुटप्रिंट को फॉलो कर लेते हो तो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कभी आपके स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होंगे, ये गलत बात हो जाती है। कोई भी चीज मार्केट में ऐसी नहीं है जो 100% काम करती हो। पर अगर सोच के देखो, आपने एक ट्रेड भी ऐसी पकड़ ली जिसमें आपको 1:10 या 1:20 1:15 वगैरह मिल गया, तो आगे के कितने सारे आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके और फर्दर ट्रेड ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे भले सक्सेस रेट आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी, पर अगर 10 में से मान लो 2-3 ट्रेड आपकी लॉस में चली भी गई, तो भी जो बाकी की ट्रेड है वो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट में रखेंगी कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो ट्रेडिंग में। तो यही खासियत होती है ऑपरेटर के साथ काम करने की, कि बाकी जगह पे भले ही आप काम कर रहे थे, वहां पे भी आपके चांसेस 50-50 बने हुए थे, तो यहाँ पे आपके चांसेस 70-30 हो जाते हैं। 30% चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, 70% चांसेस है कि अगर मूव मिला तो इस तरह के मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये निफ्टी 50 का मैंने आपको चार्ट दिखा रखा है, ये कोई क्रिप्टो का या फॉरेक्स का चार्ट नहीं है। इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 1:17 कितना बड़ा हो जाता है मूव। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस वगैरह में, इंडेक्स वगैरह में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीआईपी ग्रुप है हमारा स्टॉक मार्केट का। जैसा आप चेकआउट करेंगे, आज 30 जुलाई को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ट्रेड सेटअप आपसे शेयर किए थे, दोनों में यहाँ पे पुट साइड पे 100% से भी ज्यादा हमें रिटर्न्स देखने को मिले, कैपिटल डबल से भी ज्यादा होती हुई नजर आई। तो इस तरह के सेटअप वगैरह लाइव मार्केट में मैं आपको एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर करता रहता हूँ, काफी सारे। यहाँ पे कोई कॉल टिप वाला ग्रुप नहीं है, लर्निंग पर्पज से, एक्सपीरियंस पर्पज से आपको चीजें शेयर की जाती हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर अगर आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे आएंगे, जहां पे 14,000 के आसपास यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें रिसेंटली मैंने आपको मैसेज शेयर किया है कि कैसे आप हमारे फ्री स्टॉक मार्केट वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक लिंक मिलेगा फायर्स की तरफ से, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, स्टेप 1, और उस अकाउंट पे आपको एक्टिवली ट्रेड करते रहना है। जब ये 2 स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट टू साइड ट्रेडर्स टेलीग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन करके दे रखा है, इस पे अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देने हैं। इंस्टेंटली आपको 1 से 2 दिन में इनवाइट मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोसीजर को फुलफिल कर लिया है, वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, उनको भी अभी तक अगर इनवाइट नहीं मिला है तो भी मिल जाएगा। अब जैसा कि आप इस कोर्स के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ 2 वीडियो अभी तक मैंने आपको शेयर करी है, उससे ही आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी अगर आप सही से चीजों को फॉलो करेंगे तो। फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखा, डायरेक्शन समझा। सेकंड वीडियो में हमने ये देखा कि कहां पे ऑपरेटर वापस से एक्टिव हो सकता है, उसका फुटप्रिंट कहां पे है। अब थर्ड वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स समझाने वाला हूं। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आपको सब डिटेल में शेयर करूंगा, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा, वैक्यूम ब्लॉक वगैरह, बहुत सारे तरह के ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉक से क्या है, आप अपनी एंट्री और भी ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हो। तो अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाएं अपना। एटलीस्ट 5,000 प्लस मुझे लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो पे, और 10,000 प्लस मुझे कमेंट्स मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन ये लाइक और कमेंट गोल पूरा होता है। क्योंकि आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे, तभी मुझे सिखाने में मजा आएगा। क्योंकि ये ऐसा कोर्स है जो लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं तब जाके आपको सिखाते हैं, और वो भी इतना डेप्थ में जाते हुए आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको बातें बता दी जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इतना डेप्थ में सिखाऊं कि आपको कहीं कोई डाउट ना आए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे आने वाले वीडियोस जो आएंगे कोर्स में, उसमें हम आपके डाउट भी कवर कर लेंगे। और मैं गारंटी ले सकता हूं, जो लोग ट्रेडिंग में सीरियस हैं, उन्होंने ही लास्ट वीडियो में जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग डिस्कस किया, उसी को जाके बैक टेस्ट किया होगा, चार्ट पे अप्लाई करके देखा होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अप्लाई करके देखा सीरियसली? कमेंट करके जरूर बताना, कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत आ रही है, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अब जैसा कि नेक्स्ट गैप जो हमारा था, वो था ओपनिंग गैप, जो आपको आए दिन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता रहता है। जैसे यहाँ पे गैप था, प्राइस इस जोन में आया, काफी अच्छा रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आया। यहाँ पे गैप था, प्राइस इस जोन में आया, सेलिंग का रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आया। तो बेसिकली ये गैप अप गैप डाउन होता क्यों है प्राइस? क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं, ओवरनाइट अगर जैसे मान लो डिमांड जनरेट हो गई, तो ऑपरेटर की तरफ से यहाँ पे गैप क्रिएट होता हुआ नजर आता है, वापस से प्राइस आता है उस जोन में, और गैप को फुलफिल करके वहां से फिर बाकी रिमेनिंग ऑर्डर्स वगैरह या बाकी डिमांड को कलेक्ट करके फिर ऊपर जाता है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो गया जिससे मार्केट जो है गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया सीधा, तो ये जो बीच का प्राइस है यहाँ पे, बेसिकली गैप का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो पाई इस जोन में, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे वो कोई सा भी गैप हो, XYZ जितने भी हमने डिस्कस किए, कि यहाँ पे इस जोन में अच्छे से बायर सेलर्स अक्यूमुलेट नहीं हो पाए।
तो यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा प्राइस इस जोन में आया तो सबने यहाँ पे वापस से सेलिंग करी और शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। तो यही ऑपरेटर फुटप्रिंट्स होते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे छोटा सा गैप था, वापस से प्राइस इस जोन में आया, काफी अच्छा मूव देखने को मिला हमें। तो ये छोटा हो या बड़ा हो गैप, उससे फर्क नहीं पड़ता। फेयर वैल्यू गैप भी छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अभी आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने दिखा दिए। यहाँ पे इतना बड़ा गैप था, उसमें भी रिएक्शन अच्छा खासा हमें देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पे छोटा सा गैप था, उसमें भी रिएक्शन हमें काफी अच्छा देखने को मिला। यहाँ से मीडियम साइज का गैप था, उससे भी रिएक्शन काफी अच्छा देखने को मिला। तो साइज से कोई भी मैटर नहीं करता यहाँ पे। बाकी जो भी गैप्स थे मैंने आपको जो भी शेयर किया, उनमें भी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम छोटे से छोटा भी हो सकता है और एकदम बड़े से बड़ा भी हो सकता है। छोटे गैप से भी आपको उतना ही मूव मिल सकता है जितना बड़े गैप से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वो डिपेंड करता है मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, हम बायस किस साइड का देख रहे हैं। अब कुछ प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीडियो के एंड में, उनको ध्यान से सुनना, अदरवाइज आप ट्रैप होते हुए नजर आओगे या फिर आपको ये चीजें सीखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये प्रो टिप्स ऐसी हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, बार बार आइडेंटिफाई करके, बार बार इन पर ट्रेड लेके। सबसे पहला तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फेयर वैल्यू गैप जब हम मार्क करते हैं, यहाँ पे अपसाइड के भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहे हैं, डाउन साइड के भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो भी फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर जा रहे हैं तो भी फेयर वैल्यू गैप है। तो हमें काम कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही जल्द अपकमिंग जो वीडियोस हमारी आने वाली हैं इस कोर्स में, उसमें बायस के बारे में सिखाऊंगा। तो बायस अगर आपको एक बार आइडेंटिफाई करना आ गया, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप आपको किस डायरेक्शन का पिक करते हुए चलना है। अपकमिंग 1 से 2 वीडियो में आपको बायस का वीडियो मिलेगा, उसको ध्यान से देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, जिससे कि ये कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फिलहाल जब तक आप क्या कर सकते हो, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना सीखो, खोजना सीखो, उसको मार्क करना, स्पॉट करना सीखो। और जब तक आपको अगर उस पर काम करना है, तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस अकॉर्डिंग आप काम करते हुए चलो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर देता हूं कि फेयर वैल्यू गैप को ही तोड़ मरोड़ के कुछ और चीजें निकल के आती हैं। जैसे एक होता है ब्रेक अवे गैप, जो कि एक टाइप का फेयर वैल्यू गैप जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। तो हमारा काम क्या है, ध्यान से समझना, मेरा लॉजिक क्या है कि हमें ट्रेडिंग को एकदम सिंपल रखना है। क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि हमें ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, सब आ जाए, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें चीजों को सिंपल रखना है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से चीजें समझा रहा हूं, जितनी आपके लिए इफेक्टिव रहेगी, काम की रहेगी। तो हमने फालतू के गैप, ब्रेक अवे गैप वगैरह यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते, बस आप फेयर वैल्यू गैप को ही समझते हुए चल सकते हो। और जैसा आपने बाकी चीज़ें देखी होगी, मैंने आपसे बीपीआर शेयर किया, मैंने आपसे आईएफवीजी शेयर किया, ये सब बेसिकली थे क्या? कहीं ना कहीं ये फेयर वैल्यू गैप को ही तोड़ मरोड़ के कुछ डिफरेंट सिचुएशन बना दी है, उसी को हम बाकी के गैप्स कहते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है, उसी का दूसरा नाम भी होता है एक इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी को क्या है, अब जैसे कुछ लोग बोल देंगे आपसे इनएफिशिएंसी सिखाता हूं आपको, तो वो कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वहां पे फेयर वैल्यू गैप को ही तोड़ मरोड़ के कोई डिफरेंट कंडीशन बना दी जाती है। जो मेन मेन कंडीशंस थी फेयर वैल्यू गैप के साथ, वो बीपीआर, आईएफवीजी, वो सब मैं आपको सिखा चुका हूं डिटेल में। उसके अलावा आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें किस टाइप का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना है, बड़ा मोमेंटम, छोटा मोमेंटम, और कौन सा ज्यादा अच्छा है जिसपे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो होता है फेयर वैल्यू गैप, वो सबसे कोर है, एकदम बेसिक है। तो वो आपको दिखने को भी बहुत सारे दिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने से चार्ट में आपको मल्टीपल 10 15 20 50 आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहे होंगे। तो ये स्पॉट भी आपको मल्टीपल होते हैं और इजीली आपको स्पॉट भी हो जाते हैं, और यही रीजन है कि ये इजीली स्पॉट होते हैं। तो आपको इस पे थोड़ा सा संभल के काम करना है। जो पॉइंट्स मैंने आपको एग्जांपल देते टाइम बताए थे, उनको आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके ट्रैपिंग के चांसेस कम से कम रहे। अगर आपको बड़े बड़े मूव कैप्चर करने हैं, तो दो मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहला वाला फेयर वैल्यू गैप या फिर सबसे लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप आपको यूज करना है। और उससे भी बेटर होता है कि एक बार इंड्यूसमेंट मिल जाने के बाद अगर आप फेयर वैल्यू गैप यूज करोगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे। तो ये मल्टीपल स्पॉट होते हैं, इजीली स्पॉट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रैपिंग भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बीपीआर पे। तो बीपीआर और आईएफवीजी जो होते हैं, वो कम स्पॉट होते हैं, इसलिए मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ये, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पहली बात तो स्पॉट करना आता नहीं है सही से। आता भी हो तब भी यहाँ पे देखने को कम मिलते हैं, तो मोस्टली लोग क्या है, फेयर वैल्यू गैप ही ढूंढते रहते हैं। पर बीपीआर वगैरह जब मिलता है, तो वहां से बहुत ही अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली आईएफवीजी से भी हमें बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है। अब इसमें क्या ये है कि कभी हमारे स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होंगे, हो सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस हिट, बट हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए चलना है। और ऑपरेटर फुटप्रिंट का मतलब ही ये होता है कि ऑपरेटर के साथ आप हाथ मिला के काम कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे पूरी ही कैपिटल एक साथ लगा दिए,
तो बेसिक रूल्स जो होते हैं ट्रेडिंग के वो आपको नहीं भूलना है कि रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आपको ध्यान से फॉलो करते हुए चलना है। स्पेशली जब आप सीख रहे हैं। मैं भी जब स्टार्टिंग में सीख रहा था, इवन अभी भी कुछ चीज़ों में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैं क्वांटिटी कम रख के उसको पहले प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले अब जैसे मैंने आपको डिफरेंट गैप्स बता दिए, तो नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो जब तक आपको नहीं मिलते हैं, तब तक आप इनको स्पॉट करना, आइडेंटिफाई करना, इन पे बैक टेस्टिंग करना, पेपर ट्रेडिंग करना या कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चालू करो। तब आपको समझ में आएगा कि इनमें से कौन-सा आपके हिसाब से आपको बेस्ट लग रहा है। क्योंकि मैंने मेरा नज़रिया आपको बता दिया, पर आपके हिसाब से आपको क्या बेस्ट लग रहा है, इस वीडियो को बार-बार देखो और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे जाके, डिफरेंट सेगमेंट्स पे जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन-सा टाइम फ्रेम आपको बेस्ट लग रहा है, कौन से टाइप का गैप आपको बेस्ट लग रहा है और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या आपको ये गैप ट्रेडिंग जम भी रही है या फिर नहीं? अगर नहीं जम रही है तो आराम से आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आगे इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारी और भी एडवांस चीज़ें सिखाने वाला हूँ, उस पे आप काम करते हुए चल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आईसीटी या एसएमसी कंसेप्ट हम सीखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक सेट तरीके से काम करेंगे। इसमें मल्टीपल तरीके हैं काम करने के, 10, 15, 20 तरीके होते हैं काम करने के। उसमें जो आपको सूट करे, जो आपको समझ में आ जाए ईज़िली, जिस पे आपकी अच्छे से पकड़ बन जाए, उसी पे आपको काम करते हुए चलना है। सीखो सब, पर करो उस पे ही ट्रेड जो आपको परफेक्टली सूट कर जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सीखने में पीछे मत हटो, सीखो तो सब कुछ, क्योंकि हो सकता है अभी आपने ये गैप सीख लिया, आपको लग रहा है कि यार बहुत मस्त मज़ा आ गया, अब इस पे ट्रेडिंग करूँगा। अगला वीडियो हो सकता है मैं आपको कुछ और दूँ, वो आपको और बेटर लगे। तो सीखो सब, हो सकता है इससे भी बेटर तरीके से आप उस पे काम कर पाओ। तो सब सीखो, पर काम उस पे ही करो जो आपको फाइनली बेस्ट लगे, आपके हिसाब से। किसी और की सुन के नहीं, मेरी सुन के नहीं या किसी थर्ड पर्सन की सुन के नहीं, खुद के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कोर्स आपको लाखों-लाखों में मिलते हैं, जो मैं आपको फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी वो सारी बातें बताते हुए कि किस-किस में आप चीज़ों में ट्रैप हो सकते हो, एडवांस में आपको बताते हुए। फिर भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को। और कभी-कभी जैसे ध्यान रखना, इस पॉइंट को आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। कभी-कभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल शेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है जल्दबाज़ी में एग्ज़ाम्पल में कुछ ऊँच-नीच मैं मार्क कर दूँ, पर आपको जो कोर वैल्यू मैंने दी है, जो आपको लर्निंग्स मैंने दी है, वो एज़ इट इज़ है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। उसी अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं, जो साइकोलॉजी मैंने आपको सिखाई है, वो उसी अकॉर्डिंग चलती हुई नज़र आती है। तो बेस वैल्यू जो है, उस पे फ़ोकस करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम्पल्स आपको डिफरेंट-डिफरेंट दिखेंगे, मल्टीपल तरह के दिखेंगे और हर केस में सिनेरियो जो है अलग रहता है। इसलिए अपना कोर स्ट्रॉन्ग करोगे, बेस स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप कोई से भी एग्जाम्पल में, कोई से भी डिफरेंट कंडीशन में आप उसको यूज़ करते हुए चल सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।